सभी बंधुगणों का बहुत बहुत स्वागत है। 11 साल बेमिसाल, मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल। ये कार्यकाल केवल एक राजनीतिक व्याख्यान नहीं है, ये राष्ट्र नीति का निर्माण है। शिखा जी मेरे बगल में बैठी, यहाँ पर ये तो खुद इस बात की साक्षी है, मेरे बाकी विधायक बंधु और दोनों जिलाध्यक्ष भी इस बात के साक्षी हैं। आप सबको याद होगा कि 2014 से पहले कश्मीर की भूमि पे अगर आप तिरंगा जाके फहराना चाहते थे तो वो अपने आप में एक चुनौती बन गया था। शिखा जी स्वयं जब गई थी वहां पर लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए तो इनको तो अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन अब अगर आप मुड़कर देखते हैं तो 2014 में जब भारत के देवतुल्य मतदाता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधान सेवक चुना, तब से लेकर अब तक 11 साल में ये बदलाव आ गया है कि जब आप चेनाब रिवर पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उनके कर कमलों से इनॉग्रेट होते हुए देखते हैं तो हाथ में वो तिरंगा लिए जम्मू कश्मीर की पावन भूमि पे उस रेलवे आर्च ब्रिज की लेंथ और ब्रेड्थ नापते हैं। मित्रों, ये केवल बदलाव नहीं है, ये भारत के मनोबल का बदलाव है और ये है 11 साल बेमिसाल। भारत की सुरक्षा की बात करें तो मोदी सरकार ने प्रण लिया है 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने का। आज आप जानते हैं कि 60 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से नक्सलवाद से फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि जब जब भारत की सुरक्षा पर पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद ने हम पर आघात करा है, तब तक मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है। उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर ये तय कर दिया है कि उसने ये तय कर दिया है कि भारत की मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में भारत की जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के खिलाफ। मैं जानती हूं कि 11 साल बेमिसाल में आपने कई प्रेस वार्ताओं में पार्टिसिपेट करा है, लेकिन आज इस प्रेस वार्ता में आपको मैं अपना अनुभव भी बताना चाहूं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विन थी। उन्होंने राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ करवा के ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज के 7 अलग अलग जत्थे भेजे और उस जत्थों में आपने देखा था उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, बीजू जनता दल के लोग भी थे, अलग अलग विचारधारा के लोग भी थे। और ऐसे ही एक जत्थे में मुझे जाने का सौभाग्य भी मिला। मुझे इतनी खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखकर एक एक व्यक्ति ने केवल और केवल भारतीयता की बात करी। भारत का जो स्टांस है जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उसकी गूंज 33 देशों में आपको मिली। अपने अनुभव से आपको बताना चाहूंगी कि कोविड के समय में जो भारत ने मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में वैक्सीन मैत्री करी थी, जहां 48 देशों में भारत ने संजीवनी बूटी की तरह मुफ्त कोविड की वैक्सीन भेजी थी, उसका क्या असर हुआ है ये तो मुझे देखने को मिला। मैं वेस्ट अफ्रीका के 3 देशों में गई थी, कॉन्गो, सियरा लियोन और लाइबेरिया, और एक एक देश ने वहां पर मोदी जी का धन्यवाद करते हुए भारत सरकार का धन्यवाद करा, भारतीयता का धन्यवाद करा कि कोविड जैसे एक महामारी में मुफ्त वैक्सीन भारत ने, मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की फार्मेसी बन गई है। यही नहीं, एक तरफ तो हम विश्व मित्र की भूमिका निभा रहे हैं, दूसरी तरफ हम विश्व गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। G20 में जब प्रेसिडेंसी थी तब आप जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता में वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है, इसका पाठ मोदी ने सरकार ने विश्व के कोने कोने तक G20 की अध्यक्षता में पहुंचाया।
अफ्रीकन यूनियन को पहली बार परमानेंट मेंबर G20 में लाने वाले नरेंद्र मोदी थे। ये बहुत बड़ी बात है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने ये देखा, खास करके मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, वेस्ट अफ्रीका के इन तीनों देशों ने एक गूंज में भारत के साथ खड़े होने का दावा करा। सिएरा लियोन और लाइबेरिया के पार्लियामेंट्स ने तो पहलगाम के विक्टिम्स के लिए 1 मिनट का मौन अपने पार्लियामेंट में भी रखा। ये सब पहले असंभव था। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यूएई में आप देख लीजिए, यूएई इतना बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। वहां पर जाकर इंडियन डायस्पोरा ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद कोई और प्रधानमंत्री वहां इतने दशकों तक आया नहीं, लेकिन मोदी जी आए। वहां के इंडियन डायस्पोरा ने मुझे बताया, उन्होंने ये कहा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए हैं, इंडियन डायस्पोरा का सर गर्व से ऊंचा है। एक अलग आदर, एक अलग सत्कार, एक अलग सम्मान, एक अलग रिस्पेक्ट के साथ भारतीयों को अब देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम फ्रैजाइल 5 से अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं वैश्विक पटल पर। इसका एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी, महत्व आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखा है। इसीलिए पूरा का पूरा विश्व भारत का डंका मानता है और भारत के साथ खड़ा भी है। ये जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, ये बिना हमारी मातृशक्ति के अधूरा था। अरे जब देवताओं को भी असुरों पे चढ़ाई करनी थी तो सबसे पहले माँ दुर्गा का आवाहन करा था। उसी तरह विकसित भारत की नींव बिना मातृशक्ति के अधूरी है। आप ये देखिए कि उस मातृशक्ति जिसने इस देश को बचत की आदत दिलाई, जिसने बजटिंग सिखाई, वो ही ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग का हिस्सा नहीं था। और इसीलिए पिछले 11 साल में मोदी सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री जनधन योजना। मुझे इतनी खुशी है ये कहते हुए कि आधे से ज्यादा बैंक अकाउंट्स इसमें महिलाओं के खुले हैं। यही नहीं, मुद्रा योजना में 68% लोन इस देश की मातृशक्ति ने लिया। अगर हम ड्रोन दीदी की बात करें तो एक ऐसी योजना मोदी सरकार लेकर आई है जहां पे महिलाओं का केवल आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं हो रहा, कृषि में हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर कृषि परंपरा और कृषि प्रक्रिया को भी और आधुनिक बना रहे हैं। लखपति दीदी का टारगेट, 1 करोड़ लखपति दीदी का तो हम ऑलरेडी अचीव कर रहे थे और इसीलिए अब उस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा है जहां पर आप वुमेन को अंडर रिप्रेजेंटेड पाएंगे, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विघ्न हरकर नरेंद्र मोदी जी ने ये सुनिश्चित कर दिया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में 2029 से 33% आरक्षण मेरे देश की मातृशक्ति के लिए होगा। यानी मेरे देश की नारी शक्ति अब भारत की भाग्य विधाता बनेगी, भारत के नीति निर्माण में अपना योगदान देगी। आर्थिक सशक्तिकरण की यदि हम बात करें तो विकसित भारत की नींव हमारे यूथ के बिना भी अधूरी है। आज के दिन आप ये देखिए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है। अनगिनत यूनिकॉर्न्स आपको यहाँ पे मिले हैं और ये सब केवल स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी रेवोल्यूशनरी योजनाओं के कारण हुआ। अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा एक रेवोल्यूशनाइज करा गया है वो देखने वाली बात है। एक ही उदाहरण देना चाहूंगी, केरला में जो एक इंटरनेशनल डीप वाटर सी पोर्ट बनाया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट है जहां पर सबसे बड़े कंटेनर शिप्स को डॉकिंग की अनुमति दी जा सकती है और सुविधा दी जा सकती है। मित्रों, ये गाथा प्रगति की गाथा है, ये गाथा विकास की गाथा है। लेकिन जब हम विकास की गाथा करते हैं तो साथ साथ हम सुशासन और गरीब कल्याण की भी बात करते हैं। आप भी जानते हैं कि 81 करोड़ लोगों को कोविड के समय से मुफ्त राशन दे रही है
मोदी सरकार। पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा घर बना के दिए गए हैं, जिसका सीधा लाभ मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास को हुआ है। अगर उसमें दिल्ली की बात करें तो 30,000 से ज्यादा घर दिल्ली अकेले में बने हैं। यही नहीं, गरीब कल्याण की अगर हम बात करें तो पीएम स्वनिधि में बिना किसी कोलैटरल के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को एक लोन दिया गया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी। इसी के साथ अगर हम और बात करें तो ये पूरी की पूरी विकास की गाथा हमारी जड़ों को भूलने के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल विरासत भी और विकास के भी हैं। एक तरफ 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ, हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारे वजूद की लड़ाई, हमारी अस्मिता की लड़ाई जीतकर राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और अब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा स्वयं नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुई है। 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त हुई। बाबा महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, काशी विश्वेश्वर का कॉरिडोर बना। ये सब मैं आपके समक्ष क्यों रख रही हूँ? क्योंकि 11 बहुत शुभदा का नंबर है, लेकिन अभी सिर्फ 11 साल ही हुए। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पर अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, आपसे, इस देश के देवतुल्य मतदाता से मोदी जी के लिए और मोदी सरकार के लिए कर्म का आशीर्वाद मांगती हूँ और भारत के लिए प्रगति का, यशस्वी होने का और विजयी होने का आशीर्वाद मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथी विधायक और दोनों जिला अध्यक्ष एक एक पहलू पे 1.5 या 2 मिनट बोलकर आपको और डिटेल में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं निवेदन करूंगा दिल्ली विधानसभा के वरिष्ठ विधायक, दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई अनिल शर्मा जी से, ये वो अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ पर आए और दीदी ने अभी सारी बातें आपको बताई। मुझे लगता है कि 11 वर्ष ये बेमिसाल है ही रीजन कि आप सब लोग मीडिया के माध्यम से लगातार चीज़ों को देखते हैं और देश की जनता को बताते हैं। पर एक बात का जिक्र करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर हम रोड हाईवेज की बात करें, रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी, तीनों कनेक्टिविटी आज से अगर 10 साल पहले हम देखें तो पहले एयरपोर्ट 74 के आसपास होते थे, आज 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट वर्किंग में है। अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले तो जो हाईवेज बनते थे 8 से 10 किलोमीटर पर डे बनते थे, आज 34 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हाईवे बनते हैं। और हाईवे की लंबाई अगर पहले 94,000 किलोमीटर थी, आज 1,40,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। मेट्रो की अगर बात करें तो मेट्रो भी 248 किलोमीटर की लंबाई में थी, जो 1,048 से ज्यादा किलोमीटर की लंबाई में मेट्रो चल चुकी है। इसी तरीके से अगर वंदे भारत की हम बात करें, वंदे भारत 150 से ज्यादा चालू हो चुकी है। आने वाले समय में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, जहां सुख सुविधा से, अभी कल ही मैं झांसी से आ रहा था, कितनी बढ़िया उसमें सुविधाएं मिलती हैं, कितनी साफ चीजें उसके अंदर रहती हैं। ये काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज की तारीख में गरीब से गरीब व्यक्ति भी हवाई जहाज का सफर तय कर पाता है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सुविधाएं मिली हैं, पैसे कम हुए हैं, ज्यादा एयरपोर्ट बनने से, इस तरीके से हर क्षेत्र के अंदर काम किया है। मैं सिर्फ एक लाइन कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा कि 11 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के टाइम है जो लगातार हो रहा है, उसी को जोड़ते हुए मेरे और साथी जोड़ेंगे। 100 दिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी दिल्ली में विकास के बहुत से काम किए हैं, वो भी अभी माननीय हमारी सांसद जी और विधायक भी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, दिल्ली सरकार में वरिष्ठ विधायिका, डिस्ट्रिक्ट कमेटी की चेयरपर्सन आदरणीय दीदी शिखा राय जी से, जो इस विषय को आगे बढ़ाएं। नमस्कार। बहुत विस्तार में हमारी सांसद जी ने इन 11 साल जो बेमिसाल रहे हैं उनकी चर्चा की है। मैं समझती हूँ ये 11 साल 2047 का जो विजन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के चले हैं,
उसकी नींव के साल है। और अगर नींव इतनी मजबूत आज हमें दिखाई दे रही है तो भविष्य कैसा होगा हम इसकी कल्पना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक विषय मैं जरूर यहाँ पर रखना चाहूंगी कि कोई भी भारतीय जो विदेश में रहते हैं या विदेश जाते हैं, इन 11 साल से पहले कभी अपने आप को सुरक्षित और इस तरह से महसूस नहीं कर पाते थे कि कोई उनकी चिंता विदेश में भी कर सकता है। लेकिन ये मोदी जी की सरकार में, आदरणीय सुषमा जी के समय में जिस तरह से एम्बेसीज को इक्विप किया गया है कि कोई एक व्यक्ति जो विदेश में रहते हुए किसी मुश्किल में है, वो मात्र एम्बेसी तक अपना मैसेज पहुंचाता है और उसके बाद उसकी सारी समस्याओं का निवारण होता है, या मात्र एक विदेश मंत्री के ट्वीट पर कोई अपना ट्वीट छोड़ता है, एक मैसेज छोड़ता है और उसकी समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाती है। ये हमने केवल और केवल मोदी जी की सरकार में, सुषमा जी के समय इसका आरंभ होते हुए देखा। और आज आप किसी भी समय किसी भी भारतीय से अगर ये पूछेंगे कि विदेश में रहते हुए उसको किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है जो वो अपनी एम्बेसी तक न कर पाए और फिर एम्बेसी उसका निदान न करे, तो मुझे लगता है ये संभव नहीं है। इसलिए एक भारतीय के नाते अपने आप को भारत के बाहर भी सुरक्षित महसूस करवाना ये मोदी सरकार ही कर सकती है। उन्होंने ये किया है। ये जो नींव के 11 साल हैं, इसमें 100 दिन मुझे लगता है दिल्ली की सरकार के भी आते हैं, क्योंकि जितनी योजनाएं बताई गई उसमें बहुत सारा लाभ दिल्ली को भी उन सेंटर की योजनाओं का हुआ, चाहे पेरिफेरल रोड्स की हम बात कर ले। लेकिन मैं समझती हूँ कि दिल्ली जो आयुष्मान की एक ऐसी योजना जिसमें कोविड की महामारी में भी लोगों ने देश भर में उसका फायदा उठाया था, दिल्ली में उसको नहीं मिल पा रहा था, वो सरकार में आते ही जिस तरह से आयुष्मान के कार्ड सभी बुजुर्गों के और बीपीएल कार्डधारियों के बने हैं, जिससे उनको तुरंत में 5 नहीं 10 लाख का फायदा हो रहा है, ये हमारे मोदी जी की आयुष्मान की योजना की ही नीति है जो आगे इन 100 दिनों में इस दिल्ली में भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बहुत बड़ा विजन लेकर के चलते हैं इस देश के एनवायरनमेंट का, वातावरण का, प्रदूषण का। इसलिए आते ही सबसे पहले जो केंद्र की योजना के साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों को आना था, 600 बसें आज देवी के नाम पर सड़क पर दौड़ रही हैं। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो मैं समझती हूँ कि मोदी जी का जो विजन 2047 को लेकर के चलता है, उसमें दिल्ली किस स्थान पर खड़ी हो, जो उन्होंने एक सपना दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के साथ वायदा करके दिया है, वो इन 100 दिनों में भी पूरा हो रहा है। चाहे वो यमुना जी की सफाई का विषय हो, चाहे आज एक ऐसी समस्या जिससे दिल्ली हर वर्ष बरसात के दिनों में जूझती थी, एक जल भराव को लेकर के। मैं नहीं कहती कि 100% वो समस्या इस बार दूर होगी, लेकिन मैं इतना समझती हूँ कि 50% जिन पॉइंटों पे जल भराव होता था, आप देखिएगा उसमें वो कटौती होगी कि जितने समय में वो पानी पहले नहीं निकल पाता था, वो निश्चित रूप से निकलेगा। ये बहुत बड़ा कदम, प्रयास हमारे मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार कर रही है और ऐसे अनेकों कदम आगे होने वाले हैं। तो ये 11 साल हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व से भरे तो हैं ही, लेकिन देश की जनता के लिए भी बहुत संतोषजनक है, इसीलिए बेमिसाल है। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा मीडिया के बहुत ही प्रिय साथी जो जिन्हें खोजी नेता के नाम से भी आप जानते हैं और केजरीवाल की सरकार को दिल्ली में नेस्तनाबूद करने में जिनका बहुत योगदान रहा, ऐसे आदरणीय भाई हरीश जी से जो वही अवसर पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे हम हमारी सांसद मासी स्वराज जी का कि आज इनके माध्यम से आज बहुत टाइम बाद आप सब लोगों से एक बार फिर रूबरू होने का मौका मिला, क्योंकि उपलक्ष्य बहुत ही कहते हैं ना कि इंजॉय, एक नवीनतम वो है कि 11 साल पूरे हुए और गर्व करने वाला विषय ये है कि आज हम सब लोग 11 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं नरेंद्र मोदी जी के शासन के अंदर जो उन्होंने सेवा करी है, उसके बारे में आपसे रूबरू होने का, बताने का मौका मिल रहा है।
फियर ऑफ बिजनेस होता था 2014 से पहले, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम फियर ऑफ बिजनेस टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये फर्क आया है 2014 से आज तक। मैं अगर अर्थव्यवस्था की बात करूं, सारी बात मेरी सांसद जी ने कर दी है। आज भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुई है, 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को हम क्रॉस कर गए, और बहुत जल्दी इसी टेन्योर में हमें पूरी उम्मीद है कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, ये तय है। जिस प्रकार से आज पूरा वैश्विक माहौल बना हुआ है, लेकिन भारत के अंदर लोगों का, बिजनेसमैन का, इन्वेस्टमेंट का जो एक कहते हैं ना कि हमें विश्वास है कि भारत तरक्की करेगा और एक बिजनेस के लिए माहौल क्रिएट करेगा, उसका नतीजा ये है कि आज हम लोग 748 बिलियन डॉलर 2025 के अंदर, 2024-2025 के अंदर हमारे यहाँ पे निवेश हुआ है। ये है फर्क। कहाँ एक तरफ पूरा विश्व जूझ रहा है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, हम लोग 6.2% हम ग्रोथ रेट पे, हम इस बार भी IMF ने इसको किया, क्रॉस करेंगे। ये है फर्क नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है कि पिछले 11 साल से जो हम कर रहे हैं और आगे देश को कैसे लेके जाना है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये करके जाएंगे, तो ये दिखा रहा है कि हम किस ट्रैक पर हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज रक्षा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होने के बाद आज हम एक्सपोर्ट की स्थिति में हैं। हालत यह है कि हम जब आए थे तो 1940 करोड़ रुपीस का सिर्फ एक्सपोर्ट करते थे रक्षा के क्षेत्र में, आज 23,622 करोड़ का करते हैं, 23,622 करोड़। ये सिर्फ और सिर्फ विजन है मेरे प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का। आज जैसे मेरी बहन सांसद जी ने बताया कि आज इंडिया देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप कैपिटल, उसका सबसे बड़ा स्टार्टअप कैपिटल माना जाता है इंडिया। कहां स्टार्टअप के नाम पे हम लोग क्या करते थे सबको मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा, क्योंकि सारी बात मेरी बहन ने कर ली है, सिर्फ यही है कि 11 साल बेमिसाल है। आने वाले साल जो अगले 4 वर्ष हैं, निश्चित तौर के ऊपर इस टेन्योर का जो मोदी 3.0 है, निश्चित तौर के ऊपर देश बहुत तेजी से प्रगति करने वाला है और तेजी से प्रगति करने वाला है। और हम जो हमारा विजन है नरेंद्र मोदी जी का कि 2047 के अंदर एक नया भारत बन के विश्व गुरु बनेगा, उसकी ओर हम अग्रसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरीश जी। अब मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली विधानसभा के वरिष्ठ नेता भाई नीरज जी से कि वो इस विषय को आगे बढ़ाएं। बेमिसाल, सबसे पहले तो मैं हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी का, आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप आए, बहुत सारी चीजों पर बहन बांसुरी स्वराज जी ने, हरीश जी ने, अनिल जी ने, शिखा जी ने इतना सब कुछ बता दिया है कि मुझे लगता है उन सब बातों को रिपीट करने को फायदा नहीं। लेकिन एक बात मैं किसी को कहना चाहूंगा कि आज से पहले भी केंद्र की बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए, गरीबों के लिए जाती थी, लेकिन वो नीचे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती थी। राजीव जी ने एक बार कहा था, मैं भेजता तो 1 रुपया हो, लेकिन पहुंचते 15 पैसे। अब ये नरेंद्र मोदी जी का सुशासन है कि किसानों को डायरेक्ट एक बटन दबाने से डायरेक्ट 6,000 रुपए किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाते हैं, और उन कम से कम 12 से 14 करोड़ के बीच में। तो ये डायरेक्ट बेनिफिट जो किसानों को दे रहे हैं। अब मिट्टी गुणवत्ता के लिए हेल्थ कार्ड, मिट्टी गुणवत्ता के लिए साइंस कार्ड बनाए गए हैं। उससे ये फायदा होता है कि किसानों को ये पता रहता है कि एक टाइम पे आप एक साल में कितनी फसल का, आप कौन कौन सी फसल उसमें उपयोगी है जो आप लगा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे लगता है इससे बहुत सारे किसानों को, देश की जनता को, 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दिया जा रहा है कोविड के समय से, जैसे दीदी ने बताया। और सारा देश भी जानता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त योजना प्रधानमंत्री आवास उससे दी जाती है, गरीब कल्याण योजना से दी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और आने वाले समय में आपको पता लगेगा कि हमारा जो भारत देश है
कि विश्व गुरु बनेगा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने वाला है, बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद नीरज जी। मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली विधानसभा के सबसे यंगेस्ट विधायक छोटे भाई उमंग जी से कि वो इस विषय पर आपकी बात रखें, विषय को आगे बढ़ाएं। नमस्कार साथियों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विश्वास और विकास के 11 वर्ष पूर्ण किए हैं। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये 11 वर्ष विश्वास, सेवा, विकास, मेहनत, बलिदान की कहानी है। इन 11 वर्षों में युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं 11 वर्ष। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, विश्वकर्मा जैसी योजनाओं से आज जो युवा है ये रोजगार लेने के लिए नहीं, देने के काबिल हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। आप देखेंगे समस्त देश में नई IITs, मेडिकल कॉलेजेस, डिजिटल यूनिवर्सिटीज के माध्यम से शिक्षा पूरे देश के हर कोने में पहुंचाई गई है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज हम देखते हैं कि युवा लाइन में नहीं, ऑनलाइन है, और यही है नया भारत। आज देशभक्ति सिर्फ भाषण में नहीं है, आज युवाओं के कर्मों में है। ये है नया भारत जो सिर्फ सोचता नहीं, करके दिखाता है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद उमंग जी। अब मैं अनुरोध करूंगा कि नई दिल्ली लोकसभा में मेरे सहयोगी जिलाध्यक्ष नई दिल्ली के भाई रविंदर चौधरी जी से वो अपनी बात रखें। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहन बांसुरी स्वराज जी ने कार्यालय पे आपको बुलाया, और मुझसे पहले सभी ने, बहन बांसुरी स्वराज जी ने भी बताया कि आपको देश में तरक्की भी हो रही है, देश में प्रगति भी हो रही है। पर 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, ये हम सबको देखना और दिखाना भी है कि 2014 से पहले भारत में कितने ब्लास्ट हुआ करते थे। लोग डरते थे मार्केटों में जाने में, हमारी माताएं बहनें डरती थी। कोई त्यौहार होता था तब भी नहीं जाती थी, नहीं त्यौहार खत्म हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे समाज में। तो ये बदलाव हमने, क्योंकि जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, यह है मोदी जी की गारंटी। केंद्र जो सरकार 2014 से पहले थी उसमें कितने भ्रष्टाचार थे, धरती से लेके आसमान तक को इन लोगों ने भेज दिया था। आज हमारे सरकार में आपको एक भी करप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ये है मोदी जी की गारंटी। ऐसे ही दिल्ली भी विकास की ओर चली है। दिल्ली के विकास आप देख रहे हैं कि 4 महीने 100 दिन में हमारे विधायकों ने, हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी ने कितने क्षेत्र में पूरी दिल्ली के अंदर विकासों की लहर आई हुई है। चाहे वो पानी हो, चाहे कहीं सिस्टम खराब हो, हमारे विधायक सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये है मोदी जी की गारंटी। आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, मैं निश्चित रूप से आदरणीय दीदी बांसुरी जी और सभी सम्मानित विधायकों के बाद एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि ये 11 साल देश की जनता, हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव के 11 साल थे। इस 11 साल में देश ने अनुभव किया कि एक मजबूत सरकार क्या होती है। इस देश पर जब जब आपदा आई, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो पड़ोसी देशों के द्वारा इस देश को डिस्टर्ब करने की जो लगातार रणनीति रहती थी, हमारे सैनिकों को मारा जाता था और केंद्र से उन्हें कहा जाता था कि आप सफेद झंडा दिखाओ, हम बातचीत से इस समस्या का हल निकालेंगे। देश की जनता, देश की सेना, देश का किसान, देश का जवान, हर व्यक्ति में एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। कोरोना काल के दौरान देखेंगे तो किस प्रकार से मुफ्त वैक्सीन लगाई गई, और पड़ोसी देशों को देखेंगे तो उन्होंने एक मारा तो हमने घर में घुसकर मारा, जिससे ये साबित हुआ कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और जो दिया उसके बाद जो देने जा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा जो बड़े बड़े जो हमने हाईवे बनाए हैं उसके ऊपर लोगों को लगता था कि टोल टैक्स शायद बहुत ज्यादा है, परंतु 3000 रुपए की योजना जो नितिन गडकरी जी लेकर आने वाले हैं, जिससे 3000 रुपए में आप कहीं भी आ जा सकते हैं, लगभग 200 यात्राएं कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। क्योंकि हाईवे को कई बार लोग इसलिए यूज नहीं करते थे कि टोल के पैसे उनको लगता था बहुत ज्यादा है। अब आप कल्पना कीजिए 3000 रुपए में 200 यात्राएं, कहीं भी जाएं कहीं भी आए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान की जनता को आदरणीय हमारी मोदी सरकार की देन है। आप सब अपना कीमती समय निकाल करके आए, आपका पुनः बहुत बहुत आभार। हाँ, दीदी ने बताया जिस प्रकार से 12 लाख रुपए का जो फ्री इनकम टैक्स रिबेट पर मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आएंगे। मुझे लगता है आजादी के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी
डायरेक्ट टैक्स में राहत मिडिल क्लास की को अगर मिली है तो वो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मिली है, जहां 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स रिबेट मिली है। ये पहली बार हुआ है, ये एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी स्टेप है। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब आप आमंत्रित हैं दीदी की तरफ से।